एजुकेशनल RVMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो। यदि ये सभी वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही आप सभी कृपा करके इसे अपने भाइयों, बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सरसाइज है 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? 6 नंबर क्वेश्चन देखे दिया है कि एक रेखा पर दिए गए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ये बताए थे ना, इसमें दिया था कि एक रेखाखंड कोई दिया गया है। जैसे हम कल बताए भी थे, इसके पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक ऐसे रेखाखंड दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है एक ऐसा बिंदु जो इस रेखाखंड पर स्थित न हो। मान लेते हैं कि AB रेखा के बाहर स्थित कहीं बिंदु क्या है, O। अब कह रहा है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर, ठीक है, जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उनमें लंब रेखाखंड क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ये जो लंब है, यहाँ 90 का एंगल बनेगा, वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। OM सबसे छोटा होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है हम लिख देंगे। क्या दिया है? AB एक रेखाखंड है। ये हमको दिया है कि ये भी एक रेखाखंड है और O एक बिंदु रेखाखंड AB के बाहर स्थित है। AB के बाहर स्थित है। AB एक रेखाखंड भी है और कह रहा है कि O एक बिंदु जो रेखाखंड AB से बाहर स्थित है। यानी यहाँ पर O एक बिंदु है जो रेखाखंड AB से क्या है? बाहर स्थित है, ठीक है। तो सीधे क्या करना है? तो सीधे करना है कि O से, चाहे बिंदु O से खींचे गए रेखाखंडों में लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, ये हमें सीधे करना है। हमको स्टेटमेंट केवल इसमें लिखना है। अब उत्पत्ति देखें, यहाँ क्या लिखेंगे? उत्पत्ति में O बिंदु से इस रेखा पर हमको क्या दिखाना है कि O बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए रेखाखंडों में लंब रेखाखंड ही सबसे छोटा होता है।
आगे बात समझे। ओ बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए, यानी एक रेखा पर जितने कहीं भी अगर रेखा हम बनाते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, तो उन रेखाखंडों में लंब रेखाखंड क्या है, सबसे छोटा होता है। यही हमें बताना है। अब इसमें देखें, ये मान लें कि ए है, या हम मान लेते हैं कि हमारा सी है, ठीक। अब यहां मान लेते हैं कि माना बिंदु ओ से रेखाखंड AB पर OA OC OA OC तथा OM रेखाखंड खींचे गए हैं। अब यहां क्या लिखे हैं, अब मान लेते हैं कि माना बिंदु O से रेखाखंड AB पर, इस O बिंदु से इस AB रेखाखंड के ऊपर हम OA OC और OM, ठीक है, ये 3 रेखाखंड मान ले हम खींचे, ठीक है, 3 रेखाखंड खींचे गए ना, जिसमें OM लंब है किस पर, AB पर, OM लंब है AB पर। अगर समझे, OA OC और OM रेखाखंड खींचे गए हैं, इसमें हमको क्या है कि OM जो है AB के ऊपर क्या है, लंब है, ये हमको दिया गया है। अब हम मान लेते हैं कि त्रिभुज OCM है, त्रिभुज OCM अब लिखेंगे OCM में क्या होगा कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में सबसे, जो अगर समकोण त्रिभुज में, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि OCM एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो त्रिभुज OCM में क्या होगा हमारा, OC बड़ा होगा किससे, OM से, ये मिला। उसी प्रकार क्यों बड़ा होगा, लिखेंगे चूंकि कोण OMC बराबर क्या है, 90 डिग्री है ना। या हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। या समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज OCM में क्या देखें कि OC बड़ा है OM से, यानी OC OM से बड़ा है, यानी OM क्या है, OC से छोटा होगा। अब हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं OAM में, अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं OAM में, इसमें क्या मिलेगा, OAM में, इसमें भी तो M समकोण है, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहां पर क्या होगा, OA भी बड़ा होगा किससे, OM से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, ये हमको मालूम है। अब यहाँ देखिए, अभी तो हम 2 ही त्रिभुज में लिए, इस तरह से अगर हम लोग और अगर कोई बिंदु ले लें, जैसे कि मान लें यहाँ पर ही ले लें, चाहे इधर ही कहीं ले लें, तो उसमें भी तो समकोण त्रिभुज ही होगा, और उस समकोण त्रिभुज में भी क्या मिलेगा कि OM छोटा होगा, ये मिलेगा। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, रेखाखंड AB पर M के अतिरिक्त, यानी M को छोड़कर, M के अतिरिक्त अन्य
किसी भी बिंदु से O को मिलाने वाली रेखा OM से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ क्या लिखे हैं? इस प्रकार रेखाखंड AB पर, मतलब यहाँ तो हम दिखा दिए, दो बिंदु लेकर के तो हम दिखाए हैं। अब यहाँ क्या लिखे कि इस प्रकार रेखाखंड AB पर M के अतिरिक्त, माने M को छोड़ करके, अन्य किसी भी बिंदु से, माने AB पर अगर M को छोड़ करके और कोई भी अगर हम बिंदु ले लेते हैं, M को छोड़ करके कोई भी बिंदु ले लेते हैं, तो किसी भी बिंदु से O को मिलाने वाली रेखा OM से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यहाँ लिख देंगे, अतः लंब रेखाखंड क्या होगा? सबसे छोटा होगा। अतः लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा। बस ये हम कर देना। आगे बात समझ में, स्टेटमेंट केवल देखना है। फिर से देख लीजिए एक बार, क्या दिया है कि ये भी एक रेखाखंड है, O एक बिंदु रेखाखंड AB के बाहर स्थित है। जो बुक में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, उसी को लिखते हैं। तो सीधे करना है कि बिंदु O से खींचे गए रेखाखंडों में लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, ये हमको बताना है। उत्पत्ति में क्या किया? माना बिंदु O से रेखाखंड AB पर OA, OC और OM तीन रेखाखंड खींचे गए। हम तीन ही बिंदु माने, चार भी आप मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखे हैं कि OM तो परपेंडिकुलर है AB पर, यहाँ दर्शा दिए हैं। अब OCM में क्या देखा कि OC बड़ा होगा OM में। OCM एक समकोण त्रिभुज है, इसमें OC क्या होगा? OM से बड़ा होगा, क्योंकि लंब जो हमेशा कर्ण से क्या होता है? लंब कर्ण से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या है? OC बड़ा है OM से, यानी कर्ण बड़ा है OM से, क्योंकि OMC क्या है? समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार OM में भी अगर ले लेते हैं, जिसमें भी OA बड़ा होगा OM से, अर्थात बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OM क्या है? समकोण है। ठीक है, अब हम तो दो ही को लेकर के चले हैं। अब आगे क्या लिख दिए हैं? इसी प्रकार रेखाखंड AB पर M के अतिरिक्त अन्य किसी भी बिंदु से O को मिलाने वाली रेखा OM से क्या होगी? बड़ी होगी, अर्थात लंब रेखा। तो देखें, चतुर्भुज के गुण क्या बताया गया कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। भुजा का नाम हमने बताया AB, BC, CD और DA। चार कोण कौन कौन से हो गए? जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं उसी को कोण कहा जाता है। ठीक है, दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। तो कोण कौन कौन से हैं? कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोण DAB, कोण A को कह सकते हैं, या कोण BAD भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक कोण हो गया। शीर्ष क्या हुए? बिंदु A, B, C और D को शीर्ष कहते हैं। शीर्ष की परिभाषा पीछे भी बता चुके हैं कि जहां पर दो या दो से अधिक रेखाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, जहां पर दो या दो से अधिक रेखाएं मिलती हैं, ठीक है, उन्हें शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लें, अब यहाँ देखें, ये तीनों यहाँ पर मिल रही है ना। यहाँ मान लीजिए O से OA है, OB है, OC है, तो तीनों रेखाएं जहाँ मिलती है उसको क्या कहा जाता है? शीर्ष। तो इसमें क्या है? कितने शीर्ष हैं? चार शीर्ष हैं, A, B, C और D। दो रेखाएं जब मिलती हैं तो उनसे शीर्ष का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है? दो विकर्ण। विकर्ण क्या है? दो सम्मुख शीर्षों से, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाला जो शीर्ष होगा, सम्मुख जो शीर्ष होगा, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। ये विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण हमारा क्या है? BB। ये दो विकर्ण है, AC और BD। ये तो मालूम हो गया सबको चतुर्भुज क्या है। ठीक है, तो चतुर्भुज के गुण थे। आप चतुर्भुज की बात में देखें,
चतुर्भुज के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और चतुर्भुज का और क्या गुण होता है ये भी देख लें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। चारों कोणों का योग, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग जो है होता है 360। कितना होता है? 360 होता है। ये भी ध्यान देना है, ये भी चतुर्भुज का गुण है। ठीक है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लें। अब देखें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 क्यों होता है। बहुत आसान है, पता सबको है, लेकिन इस पर सोचते नहीं इसके बारे में। जैसे देखिए यहाँ ABCD यहाँ पर हम लिखे हैं, एक चतुर्भुज है। इसमें हमने बताया कि चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है, कैसे होता है? कोई भी एक विकर्ण मिला लें। जैसे मान लें कि यहाँ पर हम DB को मिला देते हैं, तो DB जब विकर्ण क्या किया, अगर हम DB ऐसे विकर्ण मिला देंगे तो ये विकर्ण क्या किया कि चतुर्भुज को 2 भागों में विभाजित किया। इन भागों को 2 भागों में विभाजित किया। और ये दोनों भाग क्या है? त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? एक है त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज है BDC। ये हमारे 2 त्रिभुज है, एक है ABD और दूसरा है DDC। 2 त्रिभुज बने हैं। ठीक है, अब हमको तो ये मालूम है कि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है। और कैसे 180 आया था ये भी बताए थे, याद होगा सबको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्यों 180 होता है ये भी बताया गया था। ठीक, तो यहाँ पर अब देखें क्या है कि जब यहाँ पर इसका भी 180 हो गया और इसका भी 180 हो गया, ये भी एक त्रिभुज है, वो भी एक त्रिभुज है। अब 180 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 360। ठीक है, ABD के तीनों कोणों का योगफल भी 180 आया और BDC के भी तीनों कोणों का योगफल क्या हुआ? 180 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। आ गई बात समझ में ना? ये हमको याद रखना है। अब आगे हम लोग चतुर्भुज के बारे में इसके प्रकार को पढ़ते हैं। अब यहां देखिए चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अपन लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो देखें, अब कोई पूछे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम कई प्रकार के होते हैं, देखिए कितने प्रकार के हम बता रहे हैं, इसको ध्यान दें। पहला जो है समांतर चतुर्भुज। पहला हम क्या बताएं? समांतर चतुर्भुज। ये पहला प्रकार अभी हम बता रहे हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या बताई गई है? समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें उनके सम्मुख कोणों के युग्म समांतर होते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसा चतुर्भुज बनाया जाए ABCD, यह क्या है? चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक है, और समांतर भी होती है। इनके बीच की दूरी भी क्या होती है? बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हो और उनके बीच की दूरी सदैव समान हो। इस चतुर्भुज में आमने सामने यानी AB और जो DC है ये आमने सामने की भुजाएं, AB और DC ये आमने सामने भुजाएं दोनों बराबर होंगी और इनके बीच की जो दूरी है हमेशा क्या होगी? समान होगी। अर्थात इनके बीच में अंतर समान होगा, इसीलिए इसे समांतर कहते हैं।
यहाँ पर जो रेखा एडी खींची गई है और जो बीसी खींची गई है, इन दोनों की भी लंबाई क्या होगी? समान होगी, और इनके बीच की दूरी सदैव समान होगी। लंबाई भी समान होगा, जितना बड़ा एबी है उतना बड़ा बीसी होगा, और इनके बीच की दूरी समान होगी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर होती हैं, उन्हें समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आ गया सबको? अब आगे देखिए, दूसरा क्या है? वर्ग के बारे में चलते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, ये तो सब लोग पढ़े हैं, छोड़ इसके पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे। वर्ग क्या है? ऐसी आकृति या चार भुजाओं से ऐसा क्षेत्र, ये चार भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक भुजाएं समान हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो, इसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, तीसरा देखिए आयत। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, अर्थात आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आइए समझ में? लेकिन यह ऐसा चतुर्भुज होता है कि इसके प्रत्येक भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाओं के जोड़े समान होते हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। असमांतर चतुर्भुज में यहाँ समकोण होना आवश्यक नहीं है, बस इतना अंतर है। वर्ग में भी समकोण होता है, आयत में भी समकोण होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज ये जरूरी नहीं है कि समकोण ही हो। ठीक है, लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज अगर हो कि यहाँ समकोण हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? आयत कहते हैं। जिसकी भुजाएं आमने सामने भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, और यदि प्रत्येक कोण समकोण भी हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक, ये तो मालूम हो गया। अब आगे हम चलते हैं। अभी तो 3 देखे हैं, चौथा देखें क्या है? समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के एक जोड़े केवल समांतर होते हैं, केवल एक जोड़ा समांतर होता है भुजाओं के। अब यहाँ पर कौन कौन समांतर दिख रहा है? AB और DC, ठीक है ना? यह AB रेखा और ये DC रेखा ये आपस में समांतर है, लेकिन यहाँ पर AD और BC ये समांतर नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी की देखो, यहाँ इतनी दूर है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे दूरी बीच की क्या हो रही है? कम हो रही है। हर जगह दूरी इसकी समान नहीं है, इसलिए क्या है? समलंब। इसको क्या कहेंगे? समलंब। तो समलंब किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के एक जोड़े समांतर होते हैं, ठीक है, केवल एक जोड़े समांतर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। सिर्फ 2 भुजाएं होती हैं, यानी एक भुजाओं का एक जोड़ा तो समांतर होता है, लेकिन शेष जो एक जोड़े होते हैं वे आपस में समांतर नहीं होते। ये समलंब की परिभाषा होती है। और भी देखें तो इस तरह से ये आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समलंब की परिभाषा सब लोग देखें। अब आगे चलिए, परिभाषा सब लोग इसको अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल याद करके रखें, कब किसकी जरूरत पड़ेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए हम जो भी बताते हैं विस्तार पूर्वक पूरे बता दिया जाता है। अब देखें, हम अभी तो हम लोग पढ़े समांतर चतुर्भुज के बारे में, अब इसमें हमें कुछ प्रमेय भी पढ़ना है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने से पहले कुछ हमें प्रमेय इसमें पढ़ना है, उसी प्रमेय के आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, यानी उसका हल निकालना है।
तो सबसे पहले अब हम लोग जो है उसके प्रमेय पर ध्यान देते हैं। प्रमेय में देखें क्या दिया है। सबसे पहले देखें प्रमेय इसमें दिया है 8.1 में दिया है। 8 पॉइंट में है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के बारे में तो भी पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है और समांतर होती है, उनके बीच की दूरी भी समान होती है। ए बी सी डी, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हम मान लेते हैं। हम मानते हैं कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी और सी डी के बराबर है, ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है, और इनमें जो सम्मुख भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी भी क्या है, समान है। तो हमें इस प्रमेय में क्या है, 8.1 प्रमेय में बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दो सर्वांगसम, जैसे कि मान लें अब यहाँ से इसका एक विकर्ण अगर हम BD मिला दें तो BD क्या किया, इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्यों सर्वांगसम होते हैं? अरे सर्वांगसम का रूल तो सबको पता ही है कि कोई तीन कंडीशन इसमें आपस में समान हो। जैसे यहाँ देखिए एक AD के बराबर BC है ना, ABD त्रिभुज ले लें और BDC त्रिभुज ले लें, दो त्रिभुज अगर ले लें तो इसमें देखिए जितना बड़ा AD है उतना बड़ा क्या होगा, BC होगा। दोनों त्रिभुज में अलग अलग बराबर एक चीज तो हो गया। दूसरा क्या बराबर है, एक भुजा एक AB जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ऊपर वाला क्या होगा, CD होगा। दोनों अलग अलग त्रिभुज मान लीजिए, एक तो ABD एक तो DBC, लेकिन इसमें क्या देख रहा है, एक भुजा इसके बराबर है दूसरी भुजा इसके बराबर है। अब BD देखो दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुज में वनिष्ठ है ना, ये क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया हमारा। तो इसीलिए कह रहा है प्रमेय 8.1 में कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है इस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। विभाजित करता है इसका मतलब बांटता है, बांट देता है। तीसरा एक चीज और देखिए, याद पड़ा है कि मतलब चतुर्भुज के और भी सर्वांगसम चतुर्भुज के एक और गुण होते हैं। क्या गुण है कि सर्वांगसम चतुर्भुज सर्वांगसम नहीं समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो एक कोण होते हैं ये भी आपस में समान होते हैं। सभी लोग हमेशा ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर जितना कोण A है उतना ही कोण C होगा और जो कोण D है उतना ही कोण क्या होगा, पूरा B होगा। आगे बात समझ में, हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी बताया जाए पूरा विस्तार से बताया जाए। सभी लोग विस्तार से पूरा देख लें, पहले परिभाषा देख लें, समझ लें, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो पहला प्रमेय हम लोग क्या देखें इसमें मिला इस सेक्टर में कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8.2 दिया है प्रमेय में, प्रमेय 8.2, इसमें क्या पढ़ना है देखें। इसमें क्या है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय में है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, बताया गया ना कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और यही हमारा 8.2 प्रमेय में दिया भी है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको भी ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट चले, देखिए दिया है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। अब हम प्रमेय 8.3 पे चलते हैं। प्रमेय 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ये मान लीजिए ABCD हमारा दिया है और कह रहा है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो
तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी सत्य है। एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के आमने सामने के युग्म क्या है? बराबर है ना। जितना बड़ा अगर AB हो उतना बड़ा अगर DC हो, जितना बड़ा अगर AD हो इतना बड़ा अगर BC हो, तो हम कह सकते हैं कि क्या है? समांतर चतुर्भुज। यही प्रमेय में है 8.3 में ये भी बताया जा चुका है। और 8.4 में अभी हम बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अभी बताए हैं कि कोई समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण, आमने सामने का मतलब देखिए इधर वाला लेंगे तो ये नहीं आमने सामने वाला, ये सम्मुख नहीं है, ये अगल बगल है। आई बात समझ में ना, ये अगल बगल कोण है। लेकिन सम्मुख क्या होगा? A का सम्मुख होगा C और D का सम्मुख क्या होगा? D। आई बात समझ में। तो प्रमेय 8.4 में हमको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज अगर दिया गया होगा तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक, यह हमारा है प्रमेय 8.4। 8.5 में देखिए क्या दिया है। प्रमेय 8.5 में यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मान लें कि अगर कोई चतुर्भुज ऐसा दिया हो कि उसका प्रत्येक सम्मुख कोण बराबर हो। इसके एक चतुर्भुज दिया गया ABCD है और इसके कोण A के बराबर C हो, यदि B के बराबर D हो, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। और अभी तो हम बताए हैं 8.4 में कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। आइए उसी का विलोम है 8.5, पर उसी का उल्टा। अभी हम बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। यहाँ क्या है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान हो तो यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। आगे बस समझिए, उसी का उल्टा। अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण समान होगा, और यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और 8.6 में क्या है? प्रमेय 8.6 पर ध्यान दें। इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। ये विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AC और यहाँ BD, ये दो विकर्ण खींचे गए। ठीक है, कह रहा है इसमें प्रमेय 8.6 में क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी परस्पर माने होता है एक दूसरे को, परस्पर माने होता है एक दूसरे को, और समद्विभाजित माने समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है कि मान लें कि अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है, और यदि एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? OD बराबर OB, यहाँ पर OD बराबर होगा OB और OA बराबर हो जाएगा OC। यही है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं, नहीं समद्विभाजित करते हैं। प्रतिच्छेद जहाँ करते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? दो समान भागों में विभाजित कर देते हैं। यह वाला विकर्ण जो है AC को दो समान भागों में विभाजित कर देता है, और AC जो विकर्ण है ये BD विकर्ण को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पर OB है तो OB बराबर OA है, ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AC जो है BD को समान दो भागों में विभाजित करेगा, तो AC जब BD को दो भागों में विभाजित करेगा तो OD और OB आपस में क्या होगा? समान होगा। और OD जब AC को समद्विभाजित करेगा तो OA बराबर OC हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब आगे
ये हमारा प्रमेय 8.7 था। ठीक है, अब इतने प्रमेय हमको जो है इस चैप्टर में पढ़ना था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज में चलेंगे। अभ्यास में हम लोग अपने चलते हैं, एक्सरसाइज से लोग निकालें। पॉइंट 8 भी दिया है इसमें। चलिए 8.8 में भी दिया है, देख ले। इसमें एक और दिया है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। 8.8 में दिया है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख युग्म क्या हो, बराबर हो। ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज में अगर कोई चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती है तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए आगे एक्सरसाइज से वो निकाल लें 8.1। एक्सरसाइज है 8.1। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोई चतुर्भुज इसमें दिया गया है और चतुर्भुज के सभी कोण किस अनुपात में है, 3:5:9:30 इस अनुपात में दिया गया चतुर्भुज के कोण। ठीक है, जैसे कोई चतुर्भुज सब लोग देखे ही है। चतुर्भुज में हमने बताया कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति, कोई भी घिरी आकृति हो 4 भुजाओं से, उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। घिरी हो, खुली ना हो, ऐसा ना हो कि एक बगल ऐसे खोल दे कर देखिए ये भी चतुर्भुज है, 4 भुजा, एक से यहाँ से यहाँ तक। अगर खुला है तो चतुर्भुज नहीं है, जब तक कि चारों भुजाएं बंद न हो। ठीक है, चतुर्भुज की पहचान है। तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या दिया, 1 में दिया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3, इसको रेशियो बोलते हैं या अनुपात बोलते हैं। जब 2 चिन्ह ऐसे लगाया जाता है इसको इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है और हिंदी में इसको अनुपात कहते हैं। तो 3:5:9:13 के अनुपात में ये चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात है। तो पूछा है इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बताइए कुछ चतुर्भुज के चारों कोण जो है क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है 3:5:9:30। ये 3, 5, 9 और 13 का अनुपात दिया है। ठीक है, माना चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x तथा 13x ये मान लेते हैं। देखिए क्या किए, ध्यान से सब लोग देखें। चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया 3, 5, 9, 13, 3 संबंधे या 3:5:9:13 दिया है। हम मान लेते हैं कि माना चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः में बारी बारी से, पहला कोण 3 है जिसको हम 3x मान लेते हैं, दूसरा 5 है जिसको 5x, तीसरा 9 है जिसको 9x और चौथा 13 है तो इसको 13x हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखें चूंकि अब प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, बताया ना।
त्रिभुज के 180 और चतुर्भुज के 360। अब हमको ये मालूम है ये चारों कोण ही है, 1 2 3 4 कोण है, तो इनका भी चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 360 ही आएगा। इसलिए लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर हो जाएगा 360। अब इसको जोड़ लें, 3 5 8 8 9 17 और 17 13 होता है 30। 3 5 8 9 17 13 30। इस चारों को जोड़ेंगे तो आएगा 30x बराबर 360। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 360 बटे 30। 0 0 कटा दीजिए, 3 से इसको कटा देंगे हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना मान आया 12। यहाँ पर x का मान आया 12। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, चारों कोण बताना है। लिखा है कि चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, इसलिए लिखेंगे पहला कोण। पहला कोण, अब पहला कोण देखें यहाँ क्या था 3x और 3x का मतलब क्या है 3 गुणे x, x का मान कितना है 12। x का मान 12 है ना, यहाँ x की जगह पर यहाँ 12 रख देंगे। 3 गुणे 12 यानी पहले कोण का मान क्या है 36 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा कोण। दूसरा कोण कितना है 5x यानी 5 गुणे 12, क्योंकि x का मान 12 है तो 12 पचे 60 डिग्री। तीसरा कोण अब यहाँ लिखेंगे, तीसरा कोण देखिए यहाँ दिया है 9x। इसका मतलब है कि 9 गुणे 12 यानी 12 9 108 डिग्री। यह हो गया 108। 3 कोण मालूम हो गया हमें। अब केवल हमें चौथा कोण ज्ञात करना है। अब यही निकाल देते हैं, नीचे दिख रहा होगा सबको ना। चौथा कोण बराबर कितना दिया है 13x है। 13x है, इसका मतलब होता है 13 गुणे 12। गुणा कर दें, 12 3 36 और 12 कम 12 3 15, 156 डिग्री। 12 3 36 और 12 3 15, 156 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या हुआ, चारों कोण क्या क्या हुई, एक हो गया 36 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 108 डिग्री और चौथा है 156 डिग्री। ये हमारा आंसर है। आगे बात समझ में सबको। पहले क्या करना है, दिया है कि फिर से देख लें, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है। हम लिख दिए चारों कोणों का अनुपात 3:5 अनुपात 9 अनुपात 13। चतुर्भुज के चारों कोण जो है 3x मान लिया गया है कि माना चतुर्भुज के चारों कोण 3x, 3 है तो 3x, 5 है तो 5x, 9 है तो 9x और 13 है तो 13x यहाँ पर मान लिया। अब चूंकि चारों कोणों का योग 360 होता है, हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं, तो चारों कोणों को जोड़ दिए 360। चारों कोण ये जोड़े गए तो 3 5 8 9 17 और 13 30x बराबर 360 और यहाँ पर x का मान निकाले तो 12। अब x का मान निकाले तो पहला था 3x तो 3 गुणे 12 36, दूसरा था 5x 5 गुणे 12 60, तीसरा था 9x 9 गुणे 12 108 और चौथा था 13x अर्थात 13 गुणे 12 बराबर 156। आगे सबको समझ में